नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई वक्फ कानून पर सुनवाई। बताएंगे कोर्ट ने केंद्र को क्या दिया अल्टीमेटम। फिर बताएंगे कि अवैध कब्जे को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कैसे दिया मुंह तोड़ जवाब। फिर बात होगी सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले पर फूटा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुस्सा। फिर बात उस पर भी कि आखिर किसने बताया राहुल सोनिया को नए जमाने का डकैत। आखिर में बताएंगे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए क्या आई बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हैं, जिनमें इस कानून को असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया। और दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने केंद्र को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर फिलहाल स्टे नहीं लगाने का फैसला लिया। कोर्ट ने वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब तक असाधारण परिस्थितियां ना हो, इस चरण में कानून पर रोक नहीं लगाई जाती। साथ ही कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा, क्योंकि पुरानी मस्जिदों के पास रजिस्ट्रेशन दस्तावेज नहीं होते। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वहीं अब इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अब अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी, जिसमें अंतरिम आदेश का फैसला संभव है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा ए हिंद शामिल हैं, उनका दावा है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, कलेक्टर को वक्फ संपत्ति तय करने का अधिकार देने और वक्फ बाय यूजर हटाने पर आपत्तियां हैं। तो वहीं केंद्र का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है और इसमें कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, ऐसा बयान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने यह बयान दिया। मतलब देश में खाने के लाले पड़ रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से हिली पड़ी है, देश में आग लगी पड़ी है, लेकिन वहां के हुक्मरान कश्मीर का राग अलापने में बिजी है। वहीं जब पाक की तरफ से बयान आया तो भारत ने भी पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जब जब टकराव के हालात बनते हैं तो यहाँ की सरकार, आर्मी और खुफिया एजेंसी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर के ख्वाब दिखाने लगती है, कश्मीर पर बड़े बड़े दावे करने लगती है। एक बार फिर यही हो रहा है। बीएलए और टीटीपी से ध्यान भटकाने के लिए पाक की तरफ से कश्मीर राग अलापा जा रहा है, जिसका जिम्मा इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उठाया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती और उसे पाकिस्तान की गले की नस करार दिया। तो भारत ने भी पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान का कश्मीर से एकमात्र संबंध अवैध रूप से कब्जा किए क्षेत्र को खाली करना है। साथ ही कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल पाकिस्तान के ऐसे बयान का मकसद बीएलए और टीटीपी से पाकिस्तान की आवाम का ध्यान हटाने की एक कोशिश है, क्योंकि एक तरफ बीएलए है जो घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रही है, तो दूसरी तरफ टीटीपी है जो पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना इनका बाल भी बाका नहीं कर पा रही और सपने ये कश्मीर के देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय कर, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तर्क दिया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान का अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां देता है, लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। दरअसल अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है।
आपको बता दें कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगी। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस और गांधी परिवार बुरा फंस गए हैं। सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों के खिलाफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की और गांधी परिवार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया और उन पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को डकैती बताया। पात्रा ने कहा कि इसे चोरी या भ्रष्टाचार नहीं कहना चाहिए। संबित पात्रा ने सोनिया और राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें आज के जमाने का डकैत कहा और कहा कि इस मामले को खुल्लम खुल्ला डकैती बताया। दरअसल पात्रा ने भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल जी और सोनिया जी के कहने पर प्रश्न उठता है। प्रश्न नंबर 1, क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या यह जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? नंबर 1। नंबर 2, वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को, वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी हड़पाई हुई है, मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे, घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए,
ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी। संबित पात्रा ओडिशा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस मामले में बड़े विरोधी की तैयारी में है, वहीं बीजेपी की ओर से पात्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरने के लिए कमर कस ली है। दरअसल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत करी थी कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL नाम की कंपनी बनाकर AJL की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़प लिया। YIL में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। स्वामी का आरोप है कि इस कंपनी ने AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में अपने नियंत्रण में ले लिया। आरोप है कि कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था। 2010 में इस कर्ज को YIL को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर YIL ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर AJL की 99% हिस्सेदारी हासिल करी। स्वामी का कहना है कि ये धोखाधड़ी थी क्योंकि इतनी कम कीमत पे इतनी बड़ी संपत्ति नहीं मिल सकती। अब इस मामले पर ईडी की कार्रवाई जारी है। कहा जा रहा है कि इस मामले पर 25 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की धारा 44 और 45 के तहत इस मामले पर शिकायत दर्ज की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए जल्द ही विदेश मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। खबर है कि कोविड महामारी की वजह से जो यात्रा 2020 से रुकी हुई थी, वह फिर से शुरू होने जा रही है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जल्द ही एक नोटिस जारी करेंगे। यात्रा जल्द शुरू होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की ओर से जो कुछ कहा गया है, उससे भारत और चीन में बेहतर होते संबंधों की भी झलक दिख रही है। जब रणधीर जायसवाल से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल होगी और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार इस यात्रा को फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी कर रही है। जनवरी में भारत और चीन ने यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। दोनों देश सीधी उड़ान सेवाओं शुरू करने पर दोनों देश सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने पर भी सहमत हुए थे। ये फैसला विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइडोंग के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया था। बता दें कि पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड महामारी की शुरुआत यानी 2020 से ही बंद है। कोविड-19 की वजह से और चीन की तरफ से यात्रा की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाने के कारण पिछले कुछ वर्षों से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।